नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। लास्ट वाले वीडियो में हमने यूज किया था रोमर 7 का ये एल डोराडो एरिस्टोक्रैट रेजर, और जिसमें मुझे लगा था कि ये रेजर शायद मर्कर 34C के कंपैरिजन में हो सकता है, कि उसके सिमिलर इसका परफॉर्मेंस हो सकता है। ठीक है, अब आज मैंने सोचा कि यार हो सकता है कि मेरी फीलिंग्स गलत भी हो, या जो मेरा शेव फील है वो शायद एरोनियस भी हो सकता है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कभी भी एक पर्टिकुलर सिर्फ एक्सपीरियंस में वो कंक्लूड कर दूं। तो मैंने आज सोचा कि मैं मर्कर 34C और रोमर 7 के एल डोराडो एरिस्टोक्रैट रेजर को साइड बाय साइड कंपेयर करूंगा, और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करूंगा। तो इस कंपैरिजन वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स तो इसमें है, जैसे कि इसका हाइट आप देख लें, इसके हैंडल का जो वेट और जो मोटाई है इसकी वो ज्यादा है। ठीक है, इसकी जो हेड है वो थोड़ा सिमिलर लग रहा है मुझे 34C का, लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि इसमें टॉप कैप और बेस प्लेट में जो गैप है 34C में मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू एल डोराडो एरिस्टोक्रैट, दोनों तरफ से। ओके, एंड कलर में तो ऑफ कोर्स डिफरेंस है ही, लेकिन इसका हैंडल लंबा है, स्टाउट है, इसका भी वेट काफी अच्छा है और इसका भी वेट काफी अच्छा है। अब वेट की अगर हम बात करें तो हम वेइंग मशीन से ही चेक कर लेते हैं। मर्कर 34C का जो वेट है वो 79 ग्राम्स आता है वेइंग मशीन पे, एंड एल डोराडो एरिस्टोक्रैट रेजर का वेट आता है 71 ग्राम्स। दैट मीन्स कि 34C जो है वो 9 ग्राम उसका वजन ज्यादा है एज कंपेयर टू द एल डोराडो एरिस्टोक्रैट। तो ये तो पहला डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हो गया। हाइट ऑफ कोर्स दोनों की डिफरेंट ही है, जैसा कि हम देख सकते हैं। अब दोनों के वजन में ऑफ कोर्स 9 ग्राम का डिफरेंस है, जो कि अगर देखा जाए 71 और 79 के हिसाब से तो 10% से ज्यादा वेरिएंस है, और वो फील भी होता है। एंड नर्लिंग अगर देखी जाए तो दोनों में डायमंड कट नर्लिंग है। दोनों का ग्रिप काफी अच्छा है, लेकिन इसका ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसका नर्लिंग थोड़ा ज्यादा प्रोनाउंस है, मतलब डेप्थ जो है नर्लिंग की वो ज्यादा है एज कंपेयर टू 34C। इसमें डेप्थ ज्यादा नहीं है, बट उसके बावजूद भी इसका ग्रिप जो है वो कोई खराब नहीं है। अब जो है मैं आज कौन सी ब्लेड यूज करूंगा, तो मैं आज यूज करूंगा दोनों में ही विलीज ब्लेड, और दोनों बिल्कुल नई ब्लेड है। तो कोई फर्स्ट यूज, सेकेंड यूज, थर्ड यूज का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दोनों की दोनों नई है। साइड बाय साइड कंपैरिजन करना है तो आई थिंक कि विलीज, क्योंकि विल्किंसन स्वॉर्ड के बाद में मेरी नेक्स्ट फेवरेट है और उसे हल्की सी थोड़ी ज्यादा शार्प है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं विलीज यूज करूंगा। वैसे मैं फेदर, परमा शार्प, बिग क्रोम, प्लेटिनम भी यूज कर सकता था, बट आई थिंक व्हाई नॉट गिव अपॉर्चुनिटी टू विलीज फॉर दिस कंपैरिजन। अच्छा चलिए, अब लादरिंग शुरू कर लेते हैं, एंड थोड़ा सा पानी मैं चेहरे पे अप्लाई कर लेता हूँ। मैंने आज नॉर्मल जो एक फेस वॉश होता है उससे अपना चेहरा वॉश कर लिया है। कौन सा फेस वॉश है, तो क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश। ब्रश में यूज कर रहा हूं आज पर्ल शेविंग का ये वेलवेटी ब्रिसल्स वाला ब्रश। ओके, सो दिस इज गुड यार, मैंने इसको काफी रेगुलरली यूज किया है, एंड मुझे इसका परफॉर्मेंस अच्छा लगता है। इसके कोई ब्रिसल्स तो आई डोंट रिमेम्बर कि कभी कोई ब्रिसल्स इसके निकले हैं या कोई प्रॉब्लम आया है इसके नॉट में, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। एंड रिसेंटली हमने यूज किया था लिलियम फ्रूट शेविंग क्रीम, सो मैंने कहा कि मैं ये यूज करूंगा क्योंकि इसका स्लिकनेस जो है वो बाकी सारे बजट शेविंग क्रीम से मुझे थोड़ा बेटर लगता है। सो एंड मुझे इसकी खुशबू भी अच्छी लगी तो मैं कहा क्यों नहीं आज ये वाला यूज करते हैं। थोड़ा सा ही अप्लाई करूंगा। बियर्ड ग्रोथ बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, बिल्कुल 2 दिन के आसपास की बियर्ड ग्रोथ है। सो 34C जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, इट इज generally assumed to be a razor which would work best in रेगुलर शेव्स, मतलब रोज या एक दिन छोड़ के, या मैक्सिमम लाइक, अब कुछ लोग तो कहेंगे यार कि भाई मैं 7 दिन की शेव भी करता हूँ इससे और वो अच्छी होती है। बिल्कुल हो सकती है, बिकॉज हर एक की बियर्ड ग्रोथ डिफरेंट होती है डिपेंडिंग ऑन द डेज, सो दैट्स क्वाइट एक्सेप्टेबल एंड पॉसिबल। लेकिन इन जनरल जो वेट शेवर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो वेट शेवर्स हैं, वो मर्कर 34C को एक रेगुलर शेविंग रेजर मानते हैं, मतलब जिसको रोज या एक दिन छोड़ के जिससे कि शेव किया जा सकता है।
नाइस एंड फ्रूटी, मस्की मेलनी स्मेल, बहुत बढ़िया। अच्छा लादर बन रहा है। थोड़ा सा आई थिंक इसमें पानी ज्यादा हो गया है लादर में, बट ड्रिपिंग नहीं है लादर, मतलब कि बह नहीं रहा है, विच इज परफेक्टली फाइन, सो दैट्स ओके। अब ये एक्सपेरिमेंट आपको करके देखना पड़ेगा कि आपको किस तरह का लादर ज्यादा अच्छी शेव्स परफॉर्म करके देता है, थिन लादर या फिर थिक लादर, सिल्की लादर या फिर नॉन सिल्की लादर। ओके, सो ये जो लादर है वो एक नॉर्मल शेविंग क्रीम का एक नॉर्मल सा लादर है, विच इज थिन बट नॉट थिन इनफ दैट इट इज ड्रिपिंग, मतलब बह नहीं रहा है, इतना ज्यादा पानीदार नहीं है ये झाग। ठीक है दोस्तों, ना तो मेरी हिंदी बहुत अच्छी है ना तो मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो मैं अपने जो अंडरस्टैंडिंग है वो मुझे जो भाषा समझ में आती है उससे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मेरी भाषा में कुछ त्रुटि हो, इफ देयर आर एनी इश्यूज विद माय लैंग्वेज, देन प्लीज कमेंट, आई विल ट्राई टू मेक द इम्प्रूवमेंट्स। इफ देयर आर एनी अदर फीडबैक्स आल्सो, आई एम वेरी ओपन टू इट, आप बिल्कुल शेयर कीजिए कमेंट्स में, एंड आई वुड श्योरली टेक अ नोट ऑफ इट एंड वर्क ऑन इट। जैसे ऑडियो में आपने मुझे फीडबैक दिया था तो मैंने कुछ चेंजेस किए, बाद में आपका फीडबैक आया कि हाँ भाई ऑडियो बेटर हो गया है, विच इज अ गुड थिंग। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी ऑन दैट फ्रंट। अब मैं फटाफट लोड कर लेता हूँ ब्लेड, वो मैं शो नहीं करता, ठीक है, वो आपको पता ही है। हाँ, लोडिंग से ध्यान आया कि 34C जो है वो एक 2 पीस रेजर है, मतलब नीचे से जो है इसका ये नॉब घुमाते हैं तो ये ऊपर का टॉप कैप बाहर आ जाता है, जो बेस प्लेट जो है इसका वो हैंडल से ही लगा हुआ है। वाइल ऑन द अदर हैंड अगर हम इस एल डोरैडो की बात करें तो ये प्रॉपर 3 पीस रेजर है। इसका हेड और हैंडल माने टॉप कैप, बेस प्लेट और हैंडल तीनों अलग अलग होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ 3 पीस डबल एज क्लोज्ड कोम रेजर, while Merkur 34C is a 2 piece closed comb double edge razor. ओके, Merkur 34C जो है वो जर्मन कंपनी बनाती है, Merkur। ओके, एंड रोमर 7 तो अपनी इंडियन कंपनी है, प्राउडली मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। ठीक है, मैं बता ही देता हूँ यार, देखो इस तरीके से 34C में लोड कर रहे हैं हम ब्लेड, ये लोड हमने कर दी। ओके, ओवरहैंग है इसमें भी हल्का सा, वही 1-1.5 मिलीमीटर। और ये नई ब्लेड ओपन कर रहा हूँ। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मुझे पता चल रहा है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, ये रोमर 7 की टॉप कैप, इसमें मैंने ये बेस प्लेट लगा दी और हैंडल को भी मैं अब कर लूंगा फिट। इसमें भी ओवरहैंग है 1-1.5 मिलीमीटर का। अलाइनमेंट दोनों का सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसका। हाँ, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अब मुझे जो दिख रहा है कि रिलेटिवली रोमर 7 वाले रेजर में ब्लेड थोड़ा सा बेस बार की तरफ आ रहा है एज कंपेयर टू 34C, जिसमें थोड़ा के अंदर दिख रहा है। और रोमर 7 में विजुअली जो है वो बेस प्लेट से जो ब्लेड का एज है उसका गैप दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, मैं इसके कुछ और फोटोज भी जो है वो इस वीडियो के दौरान अपलोड कर दूंगा, सो दैट आपको विजुअल कंपैरिजन भी मिले। लेकिन रोमर 7 का ब्लेड ज्यादा स्क्यू हो रहा है, ज्यादा स्क्यू इन द सेंस कि ज्यादा वो कर्व कर रहा है। और मर्कर 34C का जो इसमें जो ब्लेड है
हाँ वो भी उतना ही ऑलमोस्ट कर रहा है। पर मैं ऐसे देख रहा था ना तो मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा स्ट्रेट दिख रहा है और ये थोड़ा सा ऐसा इस तरीके से आया, बट दैट कुड बी बिकॉज ऑफ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द डायमेंशंस ऑफ द टॉप कैप। ये क्वाइट पॉसिबल है, बट हाँ अभी मैं ऐसे देख रहा हूँ तो मुझे इन दोनों हेड्स में विजुअली कोई खास डिफरेंस ऐसे ऑब्जर्वेबल कोई ऐसे स्पेसिफिक डिफरेंस जो है वो नहीं दिख रहा है, एक्सेप्ट द ब्लेड का जो क्लोजनेस या दूर है जो बेस बार से, वही एक हल्का सा मुझे लग रहा है। सो क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में यूज किया था ये वाला रेजर, आज हम चालू करेंगे शेव इस रेजर से। लादर इज स्टेबल, इट इज थिन बट इट इज नॉट स्टेबल, इट इज स्लाइटली स्टार्टेड टू ड्रिप बिकॉज ऑफ द स्वेट। गर्मी वाला माहौल है, देख सकते हैं आप, मुझे पसीना आना शुरू हो गया है। एनीवेज, फर्स्ट पास विद द ग्रेन विद 34C एंड Willys. ओके, स्मूथली शेव हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कहीं पे कोई फ्रिक्शन, कोई अड़चन, कोई समस्या, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। स्किन डज नॉट फील ड्राई, जैसा कि हमने यूज किया था ये वाला लिलियम का। इट हैज सफिशिएंट स्लिकनेस, स्लाइटली स्लाइटली बेटर देन द नॉर्मल बजट शेविंग क्रीम्स। ओके गुड, स्मूथ हो रहा है अभी तक तो शेविंग। अच्छा दोस्तों, एक और बात बता दूं, देखो अगर आपको शेविंग देखना है सिर्फ, उसमें मजा आता है तो आप ये वाला पोर्शन देख सकते हैं बिल्कुल। हावेवर इफ यू वांट टू नो द एनालिसिस, पूरा आपको विश्लेषण सुनना है अगर, तो वो तो यार मैं पूरा वीडियो करने के बाद ही आपको बता सकता हूँ। मैं बीच में जो मुझे पॉइंट्स आते हैं वो तो मैं बता ही देता हूँ, बट एक कंप्लीट एनालिसिस जो है वो मैं पूरा वीडियो होने के एंड में ही आपको बता पाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि रियल वेट शेवर्स शुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट द एनालिसिस इज, एंड बाकी जिनको सिर्फ देखना है वो तो फिर यार अपनी मर्जी से देख ही रहे हैं। राइट साइड हमने शेव किया, कोई इशू नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई टगिंग नहीं। ब्लेड थोड़ा सा फील हुआ था मुझे, बट ओवरऑल जो है वो शेव स्मूथ ही हुई। नाउ एल डोराडो एरिस्टोक्रेट बाय रोमर 7 विलीज ब्लेड, फ्रेश विलीज ब्लेड। ओके, इस तरफ से करते हैं। ऑडियो फीडबैक में डेफिनेटली एक डिफरेंस है। अच्छा, काफी लोगों को जो है वो मरकर 34C काफी माइल्ड लगता है, एंड आई गेस उसी समस्या का समाधान करने के लिए रिगालिया रेजर जो है वो रोमर 7 के रेंज में आया है, जिसका हेड डिजाइन काफी सिमिलर है। सेम तो मैं नहीं कह सकता, और सेम इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि अगर मान लीजिए 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से का भी उसमें कोई फर्क हो डायमेंशन में, तो वो सेम नहीं माना जा सकता। बिकॉज वेन यू आर एक्चुअली कंपेयरिंग टू हेड्स और एनी टू पार्ट्स ऑफ टू डिफरेंट रेजर्स, तो उसमें वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज से भी आप नाप सकते हैं। इन दैट केस इफ इट इज नॉट सेम देन इट इज नॉट सेम, इट इज डिफरेंट। हाँ, बट विजुअली जो है दिखने में उनके हेड के डिजाइन काफी सिमिलर है। रिगालिया जो है वो, अब ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि मरकर 34C जैसा सिमिलर है उसका परफॉर्मेंस, लेकिन थोड़ा एग्रेसिव, थोड़ा मीडियम एग्रेसिव है, while Merkur 34C is definitely a mild razor. This is also a mild razor. Mustache. Okay.
ओके, फर्स्ट पास विथ द ग्रीन हमने किया दोनों तरफ। अब थोड़े से फिंगर्स को डिप करता हूं और चेक करता हूं। ओके, आई फील कि लेफ्ट साइड पे मेरी जो शेव हुई है वो थोड़ी ज्यादा क्लोज हुई है एज कंपेयर टू द राइट साइड। राइट साइड में शेव हुई है, बट आई वुड माइन्यूटली वेरी वेरी माइन्यूटली ऑब्जर्व सम स्टबल ऑन द राइट हैंड साइड। और ये सिर्फ गालों पे, नेक पे तो आई कुड नॉट फील एनी डिफरेंस। नेक पे मुझे कोई खास डिफरेंस फील नहीं हो रहा है, बट या ऑन ऑन द चीक्स और गालों पे मुझे थोड़ा सा यहाँ पे स्टेबल हल्का सा महसूस हो रहा है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट ये है कि ऑल्दो द शेव विद 34C वाज स्मूथ एंड एल्डोराडो एरिस्टोक्रेट के साथ भी कोई अनस्मूथ नहीं थी, मुझे ये रिजल्ट थोड़ा सा ज्यादा एफिशिएंट लग रहा है। बट या सेकंड पास करते हैं और फाइनल कंक्लूजन करेंगे फिर। ओवरऑल दोनों ने ही अभी तक अच्छा शेव किया। फर्स्ट पास विद द ग्रीन में जैसा शेव होना चाहिए वैसा मुझे मिला। ठीक है, सो नाउ सेकंड पास के लिए लाते हैं। ब्रश बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी इसके ब्रिसल्स चुभते नहीं है। इट इज सॉफ्ट एंड वेलवेटी, प्लस इसका जो नॉट है वो कोई लूजली डेंस नहीं है। इट इज नाइस एंड नॉट वेरी डेंस ऑल्सो। कुछ नॉट्स अगर बहुत ज्यादा डेंस हो जाते हैं ना दोस्तों, फिर थोड़े स्क्रबी हो जाते हैं वो। और एक पास के बाद फिर क्या होता है कि फिर अगर हम ऐसे सर्कुलर मोशंस करते हैं लादर को थोड़ा और डेवलप करने के लिए, थोड़ा गाढ़ा करने के लिए, फिर हमें थोड़ी चुभन हो सकती है। बट दिस ब्रश इज नॉट वन ऑफ दोज। जनरली ये वेलवेटी ब्रिसल्स वाले जो ब्रश है ना, उनमें चुभने वाली प्रॉब्लम नहीं होती। वेलवेटी ब्रिसल्स वाले जितने भी ब्रशेस आते हैं उनमें सबसे बेस्ट मुझे ये पर्ल शेविंग का ब्रश लगता है। 229 रुपीज के आसपास से अवेलेबल होता है एंड आई थिंक इट इज गुड फॉर रेगुलर शेव। हाउएवर इफ यू आर एक्सपेक्टिंग एक्सफोलिएशन देन आई डोंट थिंक दिस ब्रश और एनी ब्रश विथ वेलवेटी ब्रिसल्स वुड डिलीवर एक्सफोलिएटिंग इफेक्ट फॉर यू। आई गेस ये वाले जो ब्रशेस होते हैं, खास करके ये वाला, ये रेगुलर शेविंग के लिए बहुत ज्यादा कारगर हो सकते हैं। बिकॉज आपको सॉफ्ट ब्रिसल्स चाहिए ना, आपकी स्टेबल बहुत ज्यादा नहीं होती, तो आपको उतना एक्सफोलिएशन की जरूरत नहीं है। और अदरवाइज अगर आप अलग से कोई स्क्रब वगैरह करते हैं, एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स यूज करके अगर आप एक्सफोलिएशन करते हैं, जो डेड स्किन होती है या डीप जो डर्ट बैठी हुई है उसको निकालने के लिए, तो फिर आई डोंट थिंक यू नीड एनी एक्सफोलिएटिंग ब्रशेस। ठीक है, अक्रॉस द ग्रोथ इस तरफ 34C से अब हमारे एक बहुत प्रिय दोस्त हैं, उन्होंने एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछा कि चीक्स पफिंग क्यों करते हो जॉय भाई, क्या जरूरत है उसकी। मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगता है, और जो मेरा ऑब्जर्वेशन है प्रैक्टिकली शेव करके, कि चीक्स पफिंग करने से जो है वो हेयर फॉलिकल्स थोड़े और बाहर आते हैं, तो शेव नेचुरली थोड़ी सी और क्लोज होती है एज कम्पेयर टू व्हेन यू डोंट पफ योर चीक्स। और मैंने ऑब्जर्व किया है मेरे केस में, इसलिए मैं उसको करता हूँ, मतलब पफ करता हूँ इस तरीके से, हवा से फूला लेता हूँ गालों को। ठीक है, अगेन से ग्रेन करते हैं यहाँ पे। वेरी नाइस, वेरी स्मूथ। ग्लाइड और स्लिपरीनेस जो है वो शेविंग क्रीम के कारण बहुत बढ़िया है एंड द रेजर इज ऑल्सो परफॉर्मिंग वेरी गुड। ठीक है, अभी लेफ्ट साइड पे अक्रॉस द ग्रोन लेफ्ट साइड पे अक्रॉस द ग्रोथ करते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा यहाँ पे, अब सही है। ठीक है, अब लेफ्ट साइड पे अक्रॉस द ग्रोथ।
वेरी गुड. Nice. Up against the grain. विद द ग्रेन में मैं हमेशा करता हूँ छोटे छोटे स्ट्रोक्स. अगेंस्ट द ग्रेन में हमेशा कोशिश करता हूँ लंबे लंबे स्ट्रोक्स. उसका कारण मैंने बहुत बार बहुत सारी शेयर्स करते हुए बहुत सारे वीडियो में बताया है. तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या कारण है कि विद द ग्रेन में छोटे छोटे स्ट्रोक्स और अगेंस्ट द ग्रेन में लंबे लंबे स्ट्रोक्स. प्लीज आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है या मैंने क्या बताया इस बारे में. ऑलराइट, सो यार शेव हो गई. वेरी नाइस. Almost reaching baby bottom smooth. Almost reaching baby bottom smooth. Especially neck area जो है, it is very ultimately smooth today because against the grain shave किया. अब जो है वो थोड़ा सा फील लेके और देखते हैं कि कैसी हुई है शेव्स. ठीक है. सो अभी मुझे इधर हल्का बहुत ही माइन्यूट मतलब कि इग्नोरेबल बट स्टिल देयर मुझे स्टेबल महसूस हो रहा है. जो लेफ्ट साइड में मुझे उतना महसूस नहीं हो रहा है. आई कैन फील दैट द लेफ्ट स्लाइड इज वेरी स्मूथ. लेकिन डिफरेंस कैसा है दोस्तों बताऊं. लाइक अगर कोई नया वेट सेवर है तो शायद उसको पता भी नहीं पड़ेगा डिफरेंस. बट आई एम श्योर कि जब व्हेन समवन हैज डन अ लॉट ऑफ कंपैरिजंस एंड व्हेन दे फील देयर स्टेबल इस तरीके से तो फिर उनको वो हल्का सा डिफरेंस भी ऑब्जर्व होगा. सो इट इज लाइक 19.7 और 19.8 एंड 20. दिस आई वुड गिव 20 बिकॉज इट फील्स मच मोर स्मूदर एंड क्लोज. दिस आई वुड गिव अबाउट 19.7 और 19.8 बिकॉज इट इज स्मूथ इनफ बट दिस इज स्लाइटली मोर स्मूदर. इसमें मुझे हल्का सा बहुत हल्का सा स्टेबल इस तरफ महसूस हो रहा है. नॉनलेस शेव दोनों से अच्छा था. दोनों का मतलब शेव अच्छा था एंड ओवरऑल जो है वो बढ़िया शेव हुआ. नाउ इट इज द टाइम फॉर रियलिटी चेक दैट इज आफ्टर शेव बाय एलम. ओके, सो चेहरा मैंने धो लिया है जैसा कि आप देख सकते हैं. नाउ एलम टाइम. लेकिन उससे पहले एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी कि यहाँ की कलम और यहाँ की कलम में डिफरेंस है. सो उसको थोड़ा ठीक कर लिया जाए. तो मैं इस तरीके से जो है वो सीध देखता हूँ. सीध इन द सेंस अलाइनमेंट और यू नो जो ये होती है हमारी लाइन मैचिंग कह सकते हैं उसको उस तरीके से. तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डेफिनेटली ज्यादा लग रहा है विच आई क्विकली शेव ऑफ. ठीक है, मैं इस तरीके से विजुअली देख के ही करता हूँ. और अगर मुझे बहुत ज्यादा ये समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं क्या करता हूँ कि इस लेवल पे ला के छोड़ देता हूँ. सिंपल, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का. थोड़ा बहुत इधर उधर होता है ना, चलता है. इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा. मैंने लेफ्ट साइड पे इससे किया ना तो इससे करता हूँ. दिस वॉज मच क्विकर एज कम्पेयर टू 34C बाय द वे. उस पॉइंट पे भी मैं डिस्कस करूंगा. सो एलम लगा लेते हैं अब. ओके. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. मुझे नेक पे तो यार अगेंस्ट द ग्रेन किया तो मुझे अच्छा खासा एलम फीडबैक महसूस हो रहा है. इधर ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू दिस साइड. और अगर मैं चीक्स की बात करूं तो भी मुझे इस तरफ ज्यादा एलम फीडबैक महसूस हो रहा है एज कंपेयर टू दिस साइड. नाउ व्हाट डज इट मीन. ओके, सो पहले मैं एलम साफ कर लेता हूं
जो मैंने अप्लाई किया है 20-30 सेकंड रखने के बाद में आयरन साफ कर लेना चाहिए। आई डोंट थिंक उसको चेहरे पे रखना चाहिए, बिकॉज अगर हम रखते हैं और वो सूखता है तो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में वो इरिटेशन या इचिंग कर सकता है। सो इट्स बेटर टू वॉश। और अगर आपकी स्किन ड्राई होती है तो आपको एक मॉइस्चराइजर जो आपकी स्किन के लिए सही हो, डर्मेटोलॉजिस्ट से आप पूछ के यूज करें, वो आपको जरूर लगाना। यार शेव दोनों तरफ ही बहुत अच्छी हुई। द ओनली ऑब्जर्वेबल डिफरेंस जो मुझे शेव करते टाइम लगा और जो आफ्टर शेव से कंफर्म भी हुआ, वो ये चीज थी कि एल डोराडो एरिस्टोक्रैट जो रेजर है उसका परफॉर्मेंस मरकर 34C से सिमिलर है फॉर श्योर, बट दिस इज स्लाइटली मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू द 34C। और वो दो चीजों से जो है वो कंफर्म हुआ, एक तो एलम फीडबैक से, और दूसरा जो ब्लेड का जो बेस बार के साथ में जो अलाइनमेंट है, इसका थोड़ा ब्लेड अंदर है और इसका थोड़ा ब्लेड हल्का सा बहुत ही कम, जो शायद मिलीमीटर्स में भी मेजर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन बहुत ही कम मुझे इसका ब्लेड थोड़ा सा बाहर लग रहा है इसका एल डोराडो का। शेव तो बहुत अच्छी हुई एंड आई कुड यूज दिस रेजर वेरी वेल इन माई रेगुलर रोटेशन इफ आई एम लुकिंग फॉर अ माइल्ड एंड एफिशिएंट रेजर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, काफी बार एक क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से रेजर्स हैं इंडिया में जो फॉरेन के रेजर से कंपेयर करते हैं। ये काफी सारे जो एविड वेट शेवर्स होते हैं, जो काफी एक्सपीरियंस, जो काफी वेटरन वेट शेवर्स होते हैं, वो इन आंसर्स की इन क्वेश्चंस के आंसर्स की तलाश करते रहते हैं। सो आज आई कैन वेरी वेरी कॉन्फिडेंटली से कि एज ऑफ नाउ इन टुडेज सिनारियो मरकर 34C का अगर मुझे इंडियन सब्स्टिट्यूट ढूंढना है तो दैट वुड बी एल डोराडो एरिस्टोक्रैट। या इसके ओवरऑल डिमेंशंस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अब वेट में 79 ग्राम 71 ग्राम सब चीज है। ऑल सेड एंड डन, जितने हमारे इंडिया में जितने भी रेजर्स हैं, उसमें से अगर मुझे मरकर 34C से सबसे क्लोजेस्ट मैच करने वाला रेजर अगर ढूंढना है, दैट वुड बी एल डोराडो एरिस्टोक्रैट, बट विथ स्लाइटली मोर एफिशिएंसी टू इट एज कंपेयर टू द 34C। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा और उस प्रकार से हमें इस रेजर से एक्सपेक्ट करना पड़ेगा और उस प्रकार के ही शेविंग डायनामिक्स हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे। द सिलेक्शन ऑफ ब्लेड, द सिलेक्शन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स विल ऑल्सो मैटर, will also factor in your shave. That's it दोस्तों, ये था मेरा कंपैरिजन मरकर 34C और एल डोराडो एरिस्टोक्रैट का। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसके लिए आई एम सॉरी, बट मुझे ऐसा लगता है कि सारे डिटेल्स मैं आपके साथ में शेयर करूं फर्स्ट हैंड। ये मेरे वीडियोस पे स्क्रिप्टेड होते नहीं है, इसलिए काफी बार आप देखते हो कि मैं फंबल वगैरह भी कर देता हूं बट मैं सोचता हूँ कि आप मेरे दोस्त ही हो, सो आपके सामने क्या शर्माना, क्या हिचकिचाना। बट ये आज का कंपैरिजन था। तो थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। कीप अप द गुड शेव्स, बाय बाय, नमस्कार।